आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी CUET बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो आप अगर नेचर की बात करते हैं मैनेजमेंट के, तो 3 टाइप्स के नेचर हैं जिनसे इनको हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट होगा मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो चलते हैं अपने लेक्चर पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कला के रूप में प्रबंधन। तो हम कंपेयर तो तब करेंगे जब हमें आर्ट का मतलब पता हो या कला का मतलब पता हो। तो देखते हैं कि आर्ट क्या होता है। तो आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायरेबल या डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट्स क्या है? एक स्किलफुल और एक पर्सनल एप्लीकेशंस है हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज का, जिसका यूज़ करते हैं हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। इसको किस तरह एक्वायर किया जा सकता है? इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस। इसको स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के मीडियम से एक्वायर किया जा सकता है। किसको? आर्ट्स को। तो आर्ट्स क्या है? एक स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशंस है एग्जिस्टिंग नॉलेज का। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे पास कोई ज्ञान है हमारे पास पहले से ही, उस ज्ञान को हम अपने किस तरह व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करते हैं, उसका किस तरह हम उपयोग करते हैं अपने डिज़ायर गोल को, या कह सकते हैं जो हमने एक उद्देश्य निर्धारित किया है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने मौजूदा ज्ञान को कौशल की तरह किस तरह उपयोग कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज का हमें अपने पर्सनल एप्लीकेशन के बेस पर किस तरह यूज़ करते हैं कि हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकें। तो आर्ट्स क्या है? अगर हम आर्ट्स को शॉर्ट में नोट्स में लिखें, आर्ट्स क्या है? एक स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, और जिसका हम यूज करते हैं अपने डिजायर गोल को अचीव करने के लिए। और इसको हम किस तरह एक्वायर कर सकते हैं? थ्रू स्टडी, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू एक्सपीरियंस। ये होता है आपका आर्ट्स या कला। अब इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, फिर बाद में हम इनके फीचर्स को कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ। तो सबसे पहला फीचर जो आपका आता है आर्ट्स के अंदर, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व। इसका मतलब क्या होता है? इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। ये कहते हैं कि आर्ट्स के अंदर एक सिस्टमैटिक नॉलेज अवेलेबल है। अगर आपको कोई नॉलेज एक्वायर करना है तो उसके लिए इनके पास पहले एक थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। आपको पहले वो थ्योरेटिकल नॉलेज अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस आर्ट को, उस कला को सीख सकते हैं। तो पहला फीचर क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब जो बुकिश नॉलेज है, किताबी ज्ञान का पहले से ही अस्तित्व यहाँ पर होता है, पहले से यहाँ पर किताबी ज्ञान अवेलेबल होता है, जिसे कि आप बुकिश नॉलेज कहते हैं या थ्योरेटिकल नॉलेज कहते हैं। तो पहला फीचर क्या है इसका? थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज। अब दूसरा क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, व्यक्तिगत अनुप्रयोग। अगर हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की, द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड थस आर्ट इज वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। आर्ट्स के अंदर बात करेंगे, आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोई पेंटर है, उसने 10 स्टूडेंट्स को कोई पेंटिंग बनाने के लिए दी। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेंटर उन सभी को सेम थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करेगा किस तरह उस पेंटिंग को कंप्लीट करना है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, हर स्टूडेंट्स की पेंटिंग एक दूसरे से अलग होगी।
मतलब नॉलेज सबके पास सेम है, लेकिन उस नॉलेज को हर कोई एक दूसरे से अलग यूज़ कर पाता है। ज़रूरी नहीं है कि सबका काम एक दूसरे के बिल्कुल सेम ही हो। तो कला के अंदर या हम आर्ट्स के अंदर कह सकते हैं ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। इसमें जो नॉलेज होता है उसका यूज़ हर कोई एक दूसरे से अलग करता है टोटली। तो दूसरा क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब हर पर्सन एक दूसरे से अलग यूज़ करेगा उस नॉलेज का। नॉलेज सेम है लेकिन जब उनका आउटपुट आएगा तो आउटपुट हर किसी का एक दूसरे से अलग होगा। और तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। अब आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो अवेलेबल है, लेकिन जब तक आप उस थ्योरेटिकल नॉलेज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्रिएटिविटी नहीं यूज़ करोगे उसके अंदर, तब तक आप उस आर्ट के अंदर एक्सपर्ट नहीं होंगे। जैसे पेंटिंग होती है, पेंटिंग के बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगा कि आपको कौन से कलर यूज़ करने हैं, कौन से ब्रशेस यूज़ करने हैं, कौन सी शीट्स यूज़ करनी है। आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज आ चुका है, लेकिन तब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बनोगे जब तक आप उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करोगे। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं आपके आर्ट्स के। अब मैनेजमेंट में देखते हैं कि ये तीनों फीचर्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो पहला क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर भी हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स अवेलेबल है पहले से ही। हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं अपने मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो पहला फीचर्स अवेलेबल हमारे मैनेजमेंट के अंदर। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब जितने ही मैनेजर्स होते हैं, हर कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन को ही मैनेज करता है, उसके वर्क को मैनेज करता है, लेकिन हर कोई सेम रिजल्ट नहीं दे पाता। तो हर किसी का रिजल्ट पर्सन टू पर्सन डिफर करता है मैनेजमेंट के अंदर। तो दूसरा फीचर्स भी हमारे मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप MBA कर रहे हैं, आप BBA कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं 2 साल में 3 साल में मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन आप उसमें एक्सपर्ट तभी बन पाते हैं जब आप उस बुकिश नॉलेज को कह सकते हैं प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं रियल लाइफ के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, किसी कंपनीज के अंदर। तो ये भी पार्ट आपका एग्जिस्ट करता है मैनेजमेंट के अंदर। तो हमारे तीनों पार्ट, तीनों फीचर्स जो कि आर्ट के हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं किसके अंदर? हमारे मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट को आर्ट भी कह सकते हैं। सो ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो इट कैन बी कॉल्ड एज आर्ट। तो प्रबंधन में कला के सभी विशेषताएं मौजूद हैं, इसलिए इसे एक कला भी कहा जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, मैनेजमेंट इज अ आर्ट। किस तरह डिफाइन करोगे आप? ये 3 आपके पास कह सकते हैं। MCQ में आएंगे क्वेश्चंस, आपको MCQ टिक करने होंगे। तो आपके पास ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे कि किस फीचर्स की वजह से आप कहते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, या कौन सा फीचर्स इससे अलग है। तो इन 3 के साथ कोई चौथा फीचर डाल दिया जाएगा और वहाँ पर आपको फिर उसे कह देंगे कि कौन सा फीचर है जो इसको मैनेजमेंट एज अ आर्ट या कला के रूप में प्रबंधन को स्थापित नहीं करता। तो वहाँ आपको एक जो अलग से टॉपिक होगा, अलग से पॉइंट होगा, उसको वहाँ से चूज़ करना होगा। आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखना होगा। हो सकता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट को ही पूछ लिया जाए कि ये किसका पार्ट है। अब दूसरा नेचर देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, विज्ञान के रूप में प्रबंधन। तो अगर हम साइंस की बात करें, साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, डेट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रुथ्स, मतलब सच के ऊपर, जो भी हमारे सामान्य सच होते हैं उनके ऊपर आधारित एक ज्ञान का विषय है विज्ञान। विच कैन बी टेस्टेड एनी वेयर एनी टाइम, जिसको कहीं भी कभी भी परखा जा सकता है। ये हरदम उसी तरह का रिजल्ट आपको देंगे। तो वो होता है साइंस या विज्ञान। तो विज्ञान एक ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है जो सामान्य सत्य पर आधारित होता है, से कहीं भी
कभी भी परखा जा सकता है और ये हर कंडीशन में आपको सेम रिजल्ट ही अवेलेबल कराएगा। तो अगर हम फीचर्स देखते हैं विज्ञान के या साइंस के फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहला फीचर क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब साइंस है, अगर साइंस की तरह हम बात करें न्यूटन लॉ की, अगर कोई चीज़ ऊपर से धरती की तरफ आती है तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अगर कोई चीज़ कह सकते हैं चल रही है, कोई अगर बस आपकी कंटिन्यू चल रही है और एकदम से ब्रेक मारती है तो आपकी बॉडी एकदम से आगे की तरफ जाती है, पीछे की तरफ आती है, तो क्या है, उसका भी एक हमारे पास लॉ है। मतलब एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है हर चीज़ के पीछे, हर काम के पीछे, हर नॉलेज के पीछे क्या है, कुछ प्रिंसिपल के ऊपर उनको बनाया गया है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके बाद हमें वो जो नॉलेज है वो मिला है, जो कि साइंस का एक फीचर है। तो साइंस में क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का व्यवस्थित निकाय। और ये ज्ञान कहाँ से आया है, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ प्रिंसिपल्स को डेवलप किया, उनके बाद इन नॉलेज को अचीव किया गया है। दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस। अब आपके जो भी कह सकते हैं सिद्धांत है, सिद्धांत है या प्रिंसिपल्स हैं ज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर, वो सारे के सारे आपके सिद्धांत किसके ऊपर बेस हैं, या तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस है या फिर ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस है। इनके माध्यम से ही हमारे जितने भी सिद्धांत हैं उनको बनाया गया है। और तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब सार्वभौमिक वैधता। आपके जो साइंटिफिक रूल्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप वर्ल्ड में कहीं भी अप्लाई कर लो, वो हर जगह आपको सेम रिजल्ट ही देंगे। अब इनको हम देखेंगे कि ये मैनेजमेंट के अंदर ये सारे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है। सबसे पहला क्या है, मैनेजमेंट है जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट के अंदर नॉलेज की एक सिस्टमैटिक बॉडी पाई जाती है और इसका भी पहला फीचर क्या था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जिस तरह साइंस के अंदर एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की, किसके ऊपर बेस है जो नॉलेज हमारा, वो बेस है प्रिंसिपल्स और एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो सेम हमारे मैनेजमेंट में भी है, मैनेजमेंट नॉलेज किसके ऊपर बेस है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट। अगर प्रिंसिपल्स किन्होंने दिए हैं, जितने भी हमारे पास थिंकर्स हैं, जैसे हम F.W. टेलर कह सकते हैं या आपके हेनरी फ्योल हैं, मतलब आपके पास जितने भी थिंकर्स हैं, उन सभी थिंकर्स ने किसी प्रिंसिपल के ऊपर किसी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ही इन नॉलेज को हमें दिया है। तो हमारे पास क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो पहला फीचर जो आपका कह सकते हैं साइंस का था, वो आपका मैनेजमेंट में भी आ गया है। अब दूसरा क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। अब मैनेजमेंट के अंदर कोई अगर प्रिंसिपल डेवलप किया गया है, जैसे यूनिटी इन कमांड, कि अगर आप कमांड तो एक डायरेक्शन में दी जाए, या मतलब जितने ही प्रिंसिपल्स हैं, ये नहीं है कि उन प्रिंसिपल को एक बार बोल दिया गया और उनको प्रिंसिपल का नाम दे दिया गया। उनके ऊपर कई बार रिसर्च करी गई, कई बार एक्सपेरिमेंट किए गए और कई बार ऑब्जर्वेशंस करी गई। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब फाइनल रिजल्ट मिला हमें, तो उन्हीं को किनका नाम दिया गया, प्रिंसिपल्स का नाम दिया गया। और सेम आपके साइंस में भी हैं। तो दूसरा फीचर्स भी आपका मैनेजमेंट के अंदर देखा जाता है। अब तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अगर हम यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करें तो साइंस में होता है, अगर आपका कोई फॉर्मूला आप इंडिया में बना रहे हैं किसी दो प्रोडक्ट को मिलाकर, तो इंडिया के किसी भी या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में उसको आप कंबाइन करोगे तो सेम ही प्रोडक्ट मिलाएगा। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, अगर इसको हम कहीं भी कंबाइन करते हैं वर्ल्ड में, तो ये क्या बनाएगा, ये वाटर को बनाएगा। चाहे आप इसे इंडिया में कंबाइन कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कंबाइन कर लो, या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, अगर आप इन दोनों एटम्स को कंबाइन करोगे तो आप वाटर को डिस्कवर करोगे। लेकिन जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी तो है, लेकिन ये नहीं है कि हमारा जो एकदम मैनेजमेंट है हर जगह एग्जैक्ट रिजल्ट ही हमें दे। मैनेजमेंट अपने रिजल्ट को टाइम के साथ, नीड के साथ, इन्वायरमेंट के हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाता है। जैसी नीड होती है, जैसी डिमांड होती है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें वैसा ही रिजल्ट देते हैं। वैलिडिटी तो हमारे मैनेजमेंट की भी ओवरऑल
वर्ड में है। जो हमारा प्रिंसिपल, अगर हम इंडिया के अंदर कोई प्रिंसिपल है हमारे पास मैनेजमेंट का, अगर आप उसी प्रिंसिपल को किसी फॉरेन कंट्री में जाकर यूज़ करोगे तो वहाँ पर भी अप्लीकेबल होगा। तो जितने हमारे पास कह सकते हैं 3 प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, तीनों प्रिंसिपल एग्जैक्टली हमारे मैनेजमेंट में तो आते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि साइंस क्या होता है, आप जैसे साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट है साइंस का, आप इसको 100 टाइम्स करिए, आपको 100 के 100 टाइम्स क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन जब आप मैनेजमेंट की किसी एक्टिविटीज़ को 100 टाइम्स करोगे तो हर टाइम्स आपको सेम रिजल्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलेगा, वो चेंज होता रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, टाइम के हिसाब से वो अपना रिजल्ट को बदलता रहता है। तो हम इसे कह सकते हैं, इसे एक एग्जैक्ट प्योर साइंस नहीं कह सकते, लेकिन इसे क्या कह सकते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस कहा जा सकता है। क्योंकि प्योर साइंस तो तब होगी ना कि अगर हम मैनेजमेंट में अगर किसी प्रिंसिपल को 100 बार अप्लाई करें और 100 के 100 बार हमें सेम रिजल्ट मिले, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। कि मैनेजमेंट क्या है, अपने आप को टाइम के साथ बदलता रहता है, डायनामिक है हमारा मैनेजमेंट। लेकिन साइंस क्या है, एकदम रिगिड है। आज के 20 साल पहले अगर कोई चीज़ डिफाइन करी गई थी, उसको बनाया गया था, कोई प्रिंसिपल था, तो आज भी वो प्रिंसिपल सेम वैसा ही रहेगा। कि मैनेजमेंट क्या है, अगर आज के 20 साल पहले कोई मैनेजमेंट था तो हो सकता है उसमें इन्वायरमेंट के हिसाब से, डायनामिक के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई उस मैनेजमेंट के अंदर, उस प्रिंसिपल के अंदर। तो इसीलिए हमारा जो मैनेजमेंट होता है, इसको हम प्योर साइंस ना कर इन एग्जैक्ट साइंस कहते हैं। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजमेंट किस तरह की साइंस है। ऑप्शन रहेगा एग्जैक्ट साइंस, प्योर साइंस, इन एग्जैक्ट साइंस या ऑल ऑफ दीज। तो आपको देखना होगा कि मैनेजमेंट किस तरह की साइंस आपकी, इन एग्जैक्ट साइंस। इन एग्जैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, अचूक विज्ञान। अचूक विज्ञान है आपका मैनेजमेंट। क्लियर है आप सभी को, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो किस तरह का मैनेजमेंट हमारा, मैनेजमेंट को हम प्योर साइंस ना कहकर इन एग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं। अब थर्ड देखते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन या पेशे के रूप में प्रबंधन। अब पेशा क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें। तो प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। तो पेशे का अर्थ है एक ऐसा व्यवसाय जिसके लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। तो एक ऐसा व्यवसाय जिसको करने के लिए आपके पास विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स होने कंपलसरी हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। अब से आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है मेडिसिन की, डिसीजेस की, और उसे किस तरह क्योर करनी है, उसके पास नॉलेज भी है और उसके पास स्किल्स भी है। तो क्या है, एक प्रोफेशन है। टीचर है, टीचर को पता है किस तरह पढ़ाना है अपने स्टूडेंट्स को, किस तरह उनके नॉलेज को चेक करना है, किस तरह उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। तो एक ऐसा पेशा जिसके लिए आपके पास विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। तो अगर हम फीचर्स की बात करें प्रोफेशंस के कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहला फीचर क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, अच्छी तरह से परिभाषित ज्ञान। ऑल द प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आपके जितने प्रोफेशंस होते हैं, जितने भी कह सकते हैं ऐसे व्यवसाय होते हैं, पेशे होते हैं, उन सभी के अंदर एक परिभाषित ज्ञान पर आधारित होते हैं। अगर डॉक्टर्स हैं तो उनको पता है कि उनको अपने प्रोफेशन को किस तरह इस्टेब्लिश करना है, उनको मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, उनको कह सकते हैं डिजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह क्योर करना है, किस तरह ऑपरेशन करना है, ये सारी स्किल्स के नॉलेज उनके पास होना चाहिए। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब कोई भी अगर आप पेशे में आना चाहते हैं तो ये नहीं है कि आप उसके अंदर बिना किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आ सकते हैं। हर पेशे में कह सकते हैं, हर प्रोफेशन में एंटर करने के लिए कुछ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिक्स किया गया है, जिसको कि आप एग्ज़ाम के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स के लिए क्या है, आपकी
जेबीटी, बीएड, नेट, ये सब क्या है आपके टीचर्स के लिए। अगर आप डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए बीएमएस, एमबीबीएस या एमडी। मतलब इसी तरह हर तरह के प्रोफेशन के लिए, हर तरह के पेशे के लिए एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिक्स किया गया है, जिसको कि आप एग्ज़ाम देकर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा इसका जो फीचर्स है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो आपके जितने भी कह सकते हैं प्रोफेशन होते हैं, पेशे होते हैं, उन सभी का क्या होता है, एक व्यावसायिक संघ होता है। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री एंड फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू द प्रोफेशंस। अब जितने भी हमारे प्रोफेशंस होते हैं, इनकी एसोसिएशन होती है और जिसके थ्रू ये कंट्रोल करते हैं कि उस एसोसिएशन में किस तरह की एक्टिविटीज़ करी जाए, कोई मिस हैपनिंग या कह सकते हैं मिसकंडक्ट ना कर रहा हो अपने पेशे को। चाहे टीचर्स की एसोसिएशन देख लीजिए, आप डॉक्टर्स के एसोसिएशन देख लीजिए, या एक्सपोर्टर्स की, इंपोर्टर्स की, मतलब आपके पास जो भी प्रोफेशन होगा उनकी एक एसोसिएशन बनी होती है। ये एक फीचर्स है आपके प्रोफेशन का। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, नैतिक आचार संहिता। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। अब जितने पेशे हैं, जितने प्रोफेशन हैं, उनकी एक आचार संहिता होती है, उनको उसके हिसाब से ही काम करना होता है। अब जैसे डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर का सबसे पहला फर्ज क्या होता है, आचार संहिता क्या होती है, कि उनके पास कैसा ही मरीज आए उसका इलाज करना। टीचर की आचार संहिता क्या होती है, कि वो अपने स्टूडेंट्स को कंप्लीट नॉलेज दे जो उसके पास है। मतलब हर किसी पेशे की एक आचार संहिता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। वो गाइड करते हैं कि हमारे अब जो भी प्रोफेशंस हैं उनका बिहेवियर, उनका कह सकते हैं व्यवहार कैसा होगा। और लास्ट है आपका सर्विस मोटिव। अब आपका जो प्रोफेशन होता है, जो पेशा होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना। द मेन एम ऑफ द प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट्स, कि अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करना ही मुख्य उद्देश्य होता है हमारे प्रोफेशन का। तो ये सारे फीचर्स थे किसके, आपके प्रोफेशन के। लेकिन जब हम मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं तो ये सारे फीचर्स हमारे मैनेजमेंट के अंदर नहीं आते हैं। अब जैसे था आपका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब अगर आप मैनेजमेंट की तरह काम करना चाहते हैं, आप मैनेजर की तरह काम करना चाह रहे हैं, एज अ मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके पास कह सकते हैं MBA कंपल्सरी हो या आपके पास BBA की डिग्री हो। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में बहुत अच्छे CEO, मैनेजर या कह सकते हैं आप चेयरमैन हैं। जैसे आप अगर एलन मस्क की बात करें तो उसके पास ऐसी कोई भी डिग्री नहीं थी जब उसने अपने स्टार्टअप को स्टार्ट किया। आपके पास ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, अपने प्रोफेशन को अपने मैनेजमेंट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जब उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी उसके लिए, लेकिन फिर भी वो आज टॉप मैनेजमेंट पर है। उनका ऑर्गेनाइजेशंस, उनका कह सकते हैं जो कंपनी है एकदम यूनिकॉर्न है, बहुत कह सकते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज कंपनी बना चुके हैं वो। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ये आपके मैनेजमेंट के अंदर नहीं होती। मैनेजमेंट के अंदर एंटर करने के लिए आप किसी भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती, आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है तो स्किल्स की। अब नेक्स्ट था जैसा आपका सर्विस मोटिव। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस मोटिव नहीं होता। मैनेजमेंट का मोटिव होता है अपने ऑर्गेनाइजेशंस को इम्प्रूव करना, ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ करना, ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपेंड करना। नेक्स्ट आपका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट था। तो मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता जो कि हमारे मेंबर्स के बिहेवियर को गाइड करे, उनके कह सकते हैं व्यवहार को कहते हैं फिक्स करे, निर्देशित करे। तो बहुत सारे फीचर्स, मैक्सिमम फीचर्स जितने भी प्रोफेशंस के हैं वो हमें मैनेजमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन। तो जितने फीचर्स हैं, नॉर्मली हमारे पास 5 फीचर्स थे,
और 5 के अंदर हमने देखा कि 3 फीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कहीं भी हमें मैनेजमेंट में देखने को नहीं मिलते। सो थस इट इज़ नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन। प्रबंधन किसी पेशे की सभी विशेषताओं को पूरा नहीं करता और इस प्रकार यह एक पूर्ण प्रतिज्ञा वाला पेशा नहीं है। तो हमने 3 चीज देखी, मैनेजमेंट एज आर्ट कह सकते हैं या 100% हमारा मैनेजमेंट आर्ट है। मैनेजमेंट एज साइंस, तो हम एग्जैक्ट साइंस ना कर इन एग्जैक्ट साइंस कहते हैं। और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके मैक्सिमम फीचर्स हमारे मैनेजमेंट से मैच नहीं करते। तो ये थे आपके नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमारा नेचर है मैनेजमेंट का। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।